फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे जैसे कि कल बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमारा मॉडल पेपर फिफ्थ जो है उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। और आगे आज की क्लास में हम मॉडल पेपर सिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्रामर पार्ट के बारे में। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्टेड मॉडल पेपर फिफ्थ रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। रेस्ट क्वेश्चंस वी हैव completed. Do any student have any doubt in previous questions? Question 4 and 5 and 6. No doubt? Then we can start from the seventh question number. Seventh number question number is frame question to get the following answer. आपको आंसर दिया गया है, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। वही मैं आपको बार बार बताती हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां हो, सेंटेंस को पढ़ना है, प्रॉपरली रीड करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स वो पास्ट सिंपल टेंस है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स वो पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, जब हमें क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं तो हम डिड से उसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। यदि हमारे आंसर में जिससे क्वेश्चन नंबर 7 आएगा उसमें जो आंसर होगा उसमें या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर है हमारा नो द स्टूडेंट डिडंट मिसबिहेव। तो डिड प्लस नोट नेगेटिव है और मिसबिहेव क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का रूल हो गया। अगर हमें इसको जो है क्वेश्चन बनाना है, मतलब हमें इसका आंसर लिखना और वैसे क्वेश्चन में इसको चेंज करना है, तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो, मतलब ये यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको हम स्टार्टिंग में रख देंगे। तो आ जाएगा डिड, डिड के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट, तो आ जाएगा डिड द स्टूडेंट मिसबिहेव। आंसर पे हम फोकस करेंगे। अगला क्या करें, नो नहीं, द स्टूडेंट डिडंट मिसबिहेव, स्टूडेंट है वो मिसबिहेव नहीं किया स्टूडेंट्स ने। तो यही तो आंसर है। तो हमें क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारा बनेगा क्या स्टूडेंट ने मिसबिहेव किया, यही तो बनेगा ना। तो इसमें नोट तो आएगा नहीं आंसर में। जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर मीन्स यहाँ क्वेश्चन से है कि जो क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे उसमें नॉट आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसलिए यहाँ सीधा बन जाएगा डिड द स्टूडेंट मिसबिहेव। ये जो नॉट और नो जो है ये रिमूव हो जाएंगे जब हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, यानी हम आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ सब स्टूडेंट्स को? ऑल स्टूडेंट्स? यस मैम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है हमारा एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। हम ये क्वेश्चन टैग बनाना है। जैसे क्वेश्चन टैग का मतलब होता है इजंट इट, इट इज इट, विल यू, शैल ही, विल ही, या शैल वी, शैल आई, इस तरीके से। तो जो है हमारा क्वेश्चन है प्लीज डोंट टीस हर। टीस का मतलब होता है मजाक उड़ाना, जोकिंग करना। मानी कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज डोंट टीस हर, कृपया उसका जोकिंग नहीं करें, फन ऑफ नहीं करें, उसका मजाक नहीं बनाए। तो इसका जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो क्या बनेगा, प्लीज डोंट टीस हर, कृपया उसका, या प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका मजाक नहीं बनाए। क्या तुम नहीं बनाओगे, या क्या तुम बनाओगे उसका मजाक? मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्या तुम फिर भी ये काम करोगे? अगले से ही अगला क्वेश्चन करता है क्वेश्चन टैग में। ठीक है, तो इसमें आया प्लीज डोंट टीज हर, कृपया उसका मजाक नहीं बनाए। क्या तुम बनाओगे, क्या तुम नहीं बनाओगे, दोनों ही बन जाएंगे इसमें। आप नोट लगा के नेगेटिव टाइप भी बना सकते हो और अफर्मेटिव टाइप भी बना सकते हो विदाउट नोट के। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना विल यू हो जाएगा, या फिर ऑब्लिक लगा के आप वुड विल या वुडंट यू, दोनों ही सही रहेंगे इसके आंसर। ठीक है, तो देखो विल यू, ये तो आपको मैं बार बार बताती हूँ, विल है, शैल, विल है, विल तो क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। वुड क्या है, पास्ट फॉर्म है। विल को यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं हम, वुडंट ही लिखते हैं, वुड, ये लो वुडंट। अब विल को शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, ये लो विलंट, ये लीजिए, इस तरीके से लिखते हैं हम। ये एक साथ रहेंगे, एन और ये एल के पास ही रहेगा बिल्कुल। यहाँ थोड़ा एक्सक्लेमेटरी मार्क और यहाँ पे ये, सॉरी एपोस्ट्रोफी एस, सॉरी ये इसको कोमा बोलेंगे। यहाँ इस तरीके से हमें इसको शॉर्ट में लिखना होगा, एन लगा के हमें, ये विलेंट हो जाएगा। ठीक है, वुडंट,
इस तरीके से। तो आप दोनों ही करेंगे, विल यू आ जाएगा या वुडंट यू आ जाएगा, एक ही बात है। ऐसे ही है 9 का क्वेश्चन जो है, उसमें देखिए 9 में है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऑप्शन दिए होंगे और ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढकर वहां लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक द एयर वॉज ब्लोइंग कोमा द काइट्स वर फ्लाइंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में एक डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी नहीं आता कि वैन और वाइल में जो कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, उन स्टूडेंट्स को मैं बता रही हूँ, अगर सेंटेंस में ऐसा हो, देखिए यहाँ पे ब्लैंक मिल जाए आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर स्पेस हो, थोड़ा 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 गैप हो, और उसके बाद जो है इस वाले में आपको यहाँ इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, पता है सब्जेक्ट आ रहा है कोई भी, फिर वॉज या वर दोनों में से कुछ एक हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, या तो वॉज मिल जाए या वर मिल जाए, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर यहाँ मिल जाए, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोमा, ठीक है। फिर कोमा के बाद दूसरा सेंटेंस आ रहा है, उसमें भी सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन उसमें भी साथ में यही स्ट्रक्चर मिल जाए आपको, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये स्ट्रक्चर यदि आपको उस साइड भी मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ भी फर्स्ट वाले कोमा से पहले जो सेंटेंस है उसमें ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, और यहाँ भी कोमा के बाद जो सेंटेंस है उसमें भी ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो आपको व्हेन और व्हाइल में से सिर्फ व्हाइल जो कंजक्शन है उसको प्रायोरिटी देनी है, ना कि वैन को। वैन को कब दोगे, जब यहां मान लीजिए ये सेंटेंस है कोई भी, ठीक है, कल की जैसे क्लास में मैं आपको बार बार बताती हूँ, वैन या वाइल इन दोनों में से कोई भी कंजक्शन बीच में आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक तरफ क्या आ रहा है, वॉज वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर सेंटेंस में ऐसा हो, यानी वैन या वाइल कंजक्शन में से पूछा हो और एक तरफ ये चीज हमें मिल रही है, ये वर्ब मिल रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ ये फिल करनी है, ठीक है। ये इजी वे में समझाने के लिए मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई हैं, दोनों रूल जो है वो बताए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट, द एयर वॉज ब्लोइंग द काइट्स वर फ्लाइंग। तो वही सिंपल है, वॉज ब्लोइंग आ रहा है, इधर इस साइड में भी वर ब्लोइंग आ रहा है, वॉज ब्लोइंग आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, वाइल कंजक्शन आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले में वाइल हो जाएगा। सेकेंड है, इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर स्टेट, द एनिमी नेशंस ट्राइड टू डिप्राइव हर। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी वही हमें करना है, देखो यट जो है, यट जो कंजक्शन होता है, देखो यट कंजक्शन तब आएगा जब अगला जो सेंटेंस होगा ना, कोमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस आएगा इसके बाद, वो क्या आएगा, नेगेटिव सेंस देगा, नेगेटिव सेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंस यदि यट के बाद वाला सेंटेंस दे रहा है, ठीक है, और इस साइड वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंस देगा हमें, पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो बीच में जो कंजक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, यट आएगा, ठीक है। तो यही आपको स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा 9 के सेकंड में, इंडिया बिकेम, सेकंड फॉर्म आ रही है न्यूक्लियर पावर स्टेट, यट द एनिमी नेशंस ट्राई टू डिप्राइव हर। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, अलग करना। इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर स्टेट जो है वो बन गया है, लेकिन फिर भी जो एनिमी नेशंस हैं, हमारे जो दुश्मन नेशंस है, कंट्री है, वो क्या करते हैं कि इंडिया को इस चीज से वंचित करने की कोशिश करते हैं, डिप्राइव करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है, इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें सेकंड में यट आ जाएगा। थर्ड है, इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग फाइटर प्लेन्स सैटेलाइट्स। अब देखिए इसमें बताइए आपको क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए, डेफिनेटली है एंड आएगा, और नहीं आएगा इसमें। देखो इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर यानी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग फाइटर प्लेन्स एंड सैटेलाइट्स, फाइटर प्लेन्स भी कर रहा है, सैटेलाइट्स भी कर रहा है। यदि हाँ यहाँ हम और लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अल्टरनेटिव ऑप्शन, अगला हमें ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास तो ये दोनों ही पावर है, यानी फाइटर प्लेन्स भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और सैटेलाइट्स भी कर रहा है, नए नए जैसे रॉकेट्स जो हैं इनको स्पेस में भेजना, ये सारा जो है इस फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन मॉडल नंबर 5 जो था, उसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन कल की क्लास में रह गए थे वो। अब आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर 6 के
जो क्वेश्चन ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से ही हमें सॉल्व करने हैं, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वही आपका जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हमें टेंस से रिलेटेड टेंस की सही वर्ब की सही फॉर्म यहाँ फिल करनी है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, दिस स्टूडेंट फिनिश हर वर्क टाइमली डेली। मैंने देखो जब टेंस स्टार्ट करवाए थे तो मैंने एक एडवर्ब बताई थी आपको, पहला जो टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल का, डेली, डेली आते ही वो टेंस सेंटेंस जो है कौन से टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी हम इसको जो है प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वर्ब हमारी कौन सी है, फिनिश, और दिस स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें ईएस लग जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दिस स्टूडेंट फिनिशेस हर वर्क टाइमली डेली। ठीक है, ओके, ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड? यस मैम, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई ड्राइव व्हेन परमिटेड। ड्राइव यानी ड्राइविंग करना, जैसे कार ड्राइविंग करना, और जब मुझे परमिशन मिल जाती है तो मैं क्या करता हूँ, कार ड्राइव करता हूं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ जो है, देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में, मैंने बताई थी, अभी भी मैंने दोबारा रिपीट करी है इस क्लास में, कि व्हेन और व्हाइल, देखो ये रहा सेकंड वाला रूल जो मैंने अभी नोट डाउन करवाया, व्हेन और व्हाइल बीच में हो और एक तरफ क्या मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, तो दूसरी तरफ क्या आएगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए, व्हेन आया बीच में, व्हेन या व्हाइल दोनों में से कोई भी आ जाए, यही कंडीशन होगी। तो व्हेन आया, लेकिन आगे देखो परमिटेड आया, परमिट, परमिटेड, परमिटेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। लेकिन इसके ऑप्शंस देखो, क्या कहीं आपको वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब आपके पास ऑप्शन ही ऐसे नहीं है तो आप क्या करोगे कि ये जो है इसमें अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ देखो ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रोव, ड्राइवन, ड्राइवन जो है थर्ड फॉर्म होगी और यहाँ पे ड्रोव जो है सेकंड फॉर्म होगी। यानी एक तरफ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। कहने का मतलब है एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस है तो दूसरी तरफ भी पास्ट सिंपल ही रहेगा। कैसी कंडीशन में, जब हमारे पास क्या हो, ऑप्शन ही अलग हो, एक तरफ यानी पास्ट सिंपल के ऑप्शन दिए हो अगले ने, तो यहाँ पर आप ड्राइव, ड्राइव ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ड्रॉ जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एयर ब्लो सिंस द टाइम इमेमोरेबल। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए आप लोग हैं, ऑप्शंस देखिए, देखिए सिंस द टाइम इन मेमोरेबल यानी जो हमें मेमोरी में रहता है लंबे टाइम तक, इमेमोरेबल यानी उसे हम भुला नहीं सकते। ठीक है, एयर ब्लो सिंस द टाइम इमेमोरेबल यानी जो जो एयर जो है, हवा जो बह रही है, या उसको हम क्या नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते उस टाइम को। यानी कितनी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे आज का ही मान लो या कल का मान लो, वेदर से रिगार्डिंग जो है ये सेंटेंसेस है, इसका मीनिंग वेदर से रिलेटेड है, बैड वेदर से रिलेटेड, रफ वेदर जो होता है, रफेस्ट वेदर, उससे रिलेटेड। तो इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखिए, मैं बार बार आपको बताती हूँ, सिंस, फॉर, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनमें जो फोर्थ पार्ट है हर टेंस का, उसमें विल यानी सिंस, फॉर या ऑल, सिंस, फॉर, ऑल का जो स्ट्रक्चर है प्लस टाइम, एडवर्बियल, एडवर्बियल हमें मिलता है। तो इसमें भी ऐसा ही है, सिंस द टाइम इमेमोरेबल, ये तो सिंस के बाद का ये जो टाइम आया है, यानी ऐसा टाइम, यानी इस टाइम को हम भुला नहीं सकते चाहकर भी। यानी ये जो टेंस बनेगा, सेंटेंस बनेगा, वो देखो ब्लो रोंग है, ब्लो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वैसे ही रोंग हो गया क्योंकि एयर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो आएगा नहीं। फिर दूसरा अपने पास बचा कि ब्लोइंग, ब्लोइंग भी नहीं आएगा, एयर ब्लोइंग, क्या ब्लोइंग लिखोगे इसमें, आप में आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, कहां से लिखोगे इसको। ठीक है, अब इसमें ब्लोज, ये और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें डाउट हो सकता है आपको, लेकिन लास्ट वाला डी वाला वैसे ही माइनस हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें सिंस और फॉर आ रहा है, सिंस, फॉर, ऑल यदि आ जाते हैं सेंटेंस में तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हर टेंस का जो फोर्थ पार्ट है उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। लेकिन यदि
अभी जो मैं, अगर कोई सेंटेंस ऐसा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी एक ऐसा है जिसमें सिंस फॉर लग के फिर टाइम आता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ। अभी तो इतना ही समझ लीजिए कि इस वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, हैज बीन ब्लोइंग इसका आंसर आएगा। क्यों आया? क्योंकि सिंस फोर का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है, और जो फोर्थ पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। थोड़ा सा अपने माइंड में लॉजिक रखो, उस लॉजिक यदि आपके साथ है तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई पास क्लास 10th बाय द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए भाई, आप लोग टेंस पढ़ते हो, उस टेंस के अकॉर्डिंग देखो, एक टेंस ऐसा है जिसमें बाय द एडवर्बियल टाइम आता है, बाय द प्लस टाइम आता है, और वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड जो टेंस है उसका थर्ड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें देखो ऐसा ही स्ट्रक्चर है, बाय द टाइम आ रहा है, बाय द नेक्स्ट ईयर, इस वजह से बाय द नेक्स्ट ईयर, इस वजह से हम कंपेल्ड हैं कि हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आई कैसा है? आई के साथ विल शैल आता है, ये हम सभी जानते हैं, आई और वी के साथ। तो इसमें देखिए सबसे पहले शैल वाले ऑप्शन देखिए, शैल का एक तो बी है और एक सी है। अब देखो बाय द नेक्स्ट ईयर आया है, इसको अंडरलाइन कर लो चाहे, कि बाय द नेक्स्ट ईयर आया, इसलिए हम इसके फ्यूचर के थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे, और वो कौन सा है? शैल हैव पास्ट। ठीक है, तो ये जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये मैं रूल्स बता रही हूँ साथ साथ में आपको, आप इनको अपनी फेयर नोटबुक साथ में रखें और इनको देखते हुए चले और मेमोराइज करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वही अपना इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यानी हमें डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस मिला है, शी सेड वी डिड आवर वर्क आवरसेल्व्स। अब देखिए इस सेंटेंस में सीधा सा जो है सेंटेंस, एक कॉमन सा सेंटेंस आया, जनरल सेंटेंस आया है। जनरल सेंटेंस देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि क्लास में, कि यदि सेंटेंस में हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें यदि सैड है या से है, सेज है, विल से, सेल से, ये सारे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है हमारी वर्ब, तो नो चेंज। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए सी सैड, और मैंने कुछ एक्सेप्शंस बताए थे उसमें कि यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड सेंटेंस है तो सिर्फ दैट कनेक्टिव लगा के उस सेंटेंस को ऐसा ऐसा लिख दो। ठीक है, अगर ये कोई वोकेटिव सब्जेक्ट वाला बताया था, वोकेटिव केस जो होता है उसके बारे में बताया था कि कोमा लग के फिर लास्ट में वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे ये सेंटेंस है, इसके लास्ट में कोमा लगा के मैं लिख दूं बॉयज, ठीक है, स्टूडेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ इसके आगे, तो ये कोमा लग के जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अब एक जनरल सेंटेंस की बात हो रही है, या हैबिचुअल ट्रूथ से रिलेटेड, यानी हम डेली जो काम करते हैं उससे रिलेटेड ही ये सेंटेंस। इस सेंटेंस में देखिए सी सैड, तो सी सैड का सैड रह जाएगा, क्योंकि सैड क्या है? पास्ट वर्ब है हमारी, तो सी सैड दैट कनेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव टाइप है, दैट। अब देखिए इसमें वी आया है, वी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सी। तो इसमें हम लिखेंगे यहां पर सी सैड वी डिड आवर वर्क आवर सेल्व्स। अब देखो यहाँ पे या तो मेरे को सी सैड दैट, उसने ये कहा वी डू, यानी हम करते हैं हमारे काम को, तो वी के अकॉर्डिंग हम इसको किस में चेंज करेंगे? द के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये एक जनरल सेंटेंस है, दैट दे। अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वी डिड आवर वर्क आवर सेल्व्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो है आवर के अकॉर्डिंग, आवर के अकॉर्डिंग या वी के अकॉर्डिंग, देखो वी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, सी आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सी अगर लिख देंगे तो फिर पूरा जो आगे का मीनिंग है सेंटेंस का वो चेंज हो जाएगा। इसलिए मतलब कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है एक दो केसेस में, सेंटेंसेस में, कि हमें जो है इस पैटर्न को थोड़ा सा हमें माइंड का यूज है यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना होगा हमें सी सेड दैट दे। अब देखो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा दे हैड वर्कड
देयर, अवर आए दोबारा, तो अवर जो है फर्स्ट पर्सन है और दे के अकॉर्डिंग किस में चेंज कर देंगे, देयर वर्क देम सेल्व्स। ठीक है, अवर सेल्व्स जो है वो देम सेल्व्स में चेंज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको, ये जो सेंटेंस है इसको मतलब इंपॉर्टेंट मैडम आगे। हाँ जी, यस से वापिस बताओ ये वाला सेंटेंस। ये वाला सेंटेंस है सी सेड। ठीक है, हमने लिखा, आगे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम दैट हमने कनेक्टिव लगा दिया, सी सेड दैट, वी है, वी रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी हम वी यानी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सी, तो यहाँ पे सी आना चाहिए। लेकिन यदि हमने सी लिख दिया तो इसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा, सी हैड वर्कड, अब अवर दोबारा, हर वर्क, हर सेल्फ, मीनिंग चेंज हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, हम दे के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तभी ये जो आया ना वी और अवर, इसका जो ट्रू मीनिंग है वो हमें मतलब इस सेंटेंस में आएगा। देखो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कहना मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मीनिंग जो वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही होना चाहिए जो अगला हमें कह रहा है। ये सेंटेंस हमें कहता है शी सेड वी डिड आवर वर्क आवरसेल्फ, उसने कहा कि हम हमारा जो वर्क है उसको खुद ही करते हैं, खुद ही हमने किया, ये कहते हैं उसने कहा कि हम हमारा वर्क। अब कहने वाला यहाँ पे थोड़ा मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम द के अकॉर्डिंग बनाएंगे। या तो इस सेंटेंस में आप ये कर लो कि सी जो है ना, सी सेड, इसकी जगह THEY कर लो, दे कर लो, तो पूरा जो सेंटेंस है आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप सी की जगह THEY कर लें। ठीक है, तो आ जाएगा दे सेड दैट दे हैड वर्कड देयर वर्क देमसेल्व्स। ठीक है, नाउ 4 नंबर वाले क्वेश्चन में सेकंड का है, द टीचर सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आप बताइए, इस सेंटेंस में मैं बार बार आपको बताती हूँ कि रूल्स लिखाए हुए, एक्सेप्शन नोटबुक को साथ में रखें, कुछ रूल्स मैंने लिखाए हैं यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड, एक्सेप्शंस कि जिनमें कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है, ये जो है एक फेमस वेल सेइंग है, कहावत है, ये एक प्रोवर्ब है। जब प्रोवर्ब आ जाती है हमारे सेंटेंस में, यानी कहने का मतलब है रिपोर्टिंग जो स्पीच आता है उसमें यदि कोई प्रोवर्ब है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो सेम वैसा का वैसा रहता है, सिर्फ हमें दैट कनेक्टिव लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी भाग्य ही बहादुर लोगों का पक्ष लेता है, साथ देता है, यही तो पक्ष सेंटेंस है हमारा। तो इसमें दैट कनेक्टिव लग जाएगा, बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा रह जाएगा। तो आंसर आ जाएगा द टीचर सेड दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस। यानी ये जो कंबाइन यानी ज्वाइंट करना, आपको ज्वाइंट करना है, यानी 2 सेंटेंस आपको मिले हैं और आपको आगे ब्रैकेट में जो WH वर्ड दिया हुआ है उसको यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके 1 बनाना है। तो सेंटेंस है द बुक इज वेरी यूजफुल फुल स्टॉप, आई गेव इट टू यू। अब देखिए, बार बार मैं आपको क्लास में ये बात बताती हूँ कि विच जो WH वर्ड होता है वो किसके जस्ट बाद आता है, नाउन के जस्ट बाद हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, नाउन यानी थिंग भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस में देखिए, आप इसको प्रॉपर्ली दोबारा रीड करिए, द बुक इज वेरी यूजफुल, ये जो बुक है वो काफी यूजफुल है। आई गेव इट टू यू, मैंने तुम्हें इसे दिया, यानी मैंने तुम्हें जो बुक दी वो काफी यूजफुल है, यही तो बनेगा ना इसमें। तो इसमें आएगा द बुक क्या है, नाउन, विच आई गेव यू, विच आई गेव टू यू, इसमें देखो टू आया है तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते इस प्रीपोजिशन को, तो हम सीधा से लिखेंगे द बुक विच आई गेव टू यू इज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये आपको? देखो, वो बुक जो कि मैंने तुम्हें दी वो बहुत यूजफुल है,
तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें पहले हमें जो इसका सब्जेक्ट है द बुक वो लेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसमें ये जो इट आया ना, आई गैव इट, इट को रिमूव कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इट और द बुक दोनों सेम ही चीज है, दोनों एक ही पर्सन है, सेम ही थिंग है, ठीक है। अगर ग्रामर जो क्या करता है, रिपीटिशन को अवॉइड करता है, इसलिए यहाँ पे जो इट है उसकी जगह यदि हमने 10 बुक ले लिया तो एक ही बात है, तो दोबारा हम इट का यूज नहीं करेंगे। ये जो सेकंड प्रोनाउन है इट वो रिमूव हो जाएगी, सेंटेंस बन जाएगा द बुक विच आई गैव टू यू इज वेरी यूजफुल। क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट समझ गए इसको? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवर कंट्री इज इंडिया, इट्स पॉपुलेशन इज वेरी मच। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब देखिए इसमें किससे ऐड करना है, हुज से ऐड करना है। अब हुज का मतलब मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। आवर कंट्री इज इंडिया हुज पॉपुलेशन इज वेरी मच, जिसकी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इसमें देखो इंडिया और इट्स दोनों सेम चीज है, इंडिया और इट्स, सेकंड सेंटेंस में जो इट्स आया है एज ए सब्जेक्ट, उसको जो है मतलब दोनों एक ही चीज है, तो सेम चीज को हम दो बार रिपीट नहीं कर सकते सेंटेंस में, इसलिए आवर कंट्री इज इंडिया हुज पॉपुलेशन इज वेरी मच, यानी हमारी कंट्री कौन है? इंडिया है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके दोनों क्वेश्चंस यानी विच और हुज से जिन्हें हमें ऐड करना है, कंबाइंड सेंटेंस का है, ये पूरा होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में देखिए पहला सेंटेंस है डू डोंट मेक ए नॉइस। बार बार आपको बताती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ, हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, इट मीन्स वो सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव है, ठीक है। अब इस सेंटेंस इंपेरेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, लेट से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, डोंट से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, जैसे ओपन द डोर, शट द डोर, ठीक है, ये क्या है? ये है इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस। जैसे डोंट मेक ए नॉइस इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, ठीक है, ओबे योर पेरेंट्स इंपेरेटिव है। ऐसे ही जो है आपका ये सेंटेंस जो है उसको देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि क्या हमारे सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट बन रहा है। देखो इसमें देखो बन रहा है क्या, देखो डोंट, डोंट क्या, डोंट मेक, ये क्या है? वर्ब। ए नॉइस, नॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही तो नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? अंडरस्टूड है। तो हम इसको बनाएंगे लेट ए नॉइस नॉट बी मेड, ठीक है। अब आपको देखो इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस करवाए हुए हैं, उसमें देखो आपको सेकंड या थर्ड टाइप में लिखाया है मैंने डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, उसमें सीधा मैंने इसको लेट से बना रखा है। अगर हम इसको सीधा बनाना चाहें तो अगर इस तरीके से बनाते हैं, डोंट मेक ए नॉइस, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइस, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइस, डू जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये भी एक रूल है कि इसमें जो क्वेश्चन, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें डू जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइस, इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। अगर लेट से बनाना चाहे तो लेट से भी बना सकते हैं, लेट ए नॉइस नॉट बी मेड, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है कि डोंट से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो लेट प्लस फिर जो ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें कौन है ऑब्जेक्ट? ए नॉइस, तो आ जाएगा लेट ए नॉइस। अब रूल क्या है? लेट आते ही बी लग के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, तो आ जाएगा लेट ए नॉइस नॉट बी मेड बाय यू, अंडरस्टूड है, बाय यू क्या है? अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइस, इस तरह बना सकते हो, या फिर ऐसा बना सकते हो लेट ए नॉइस नॉट बी मेड बाय यू, अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड है हमारा व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक।
अब देखिए इसमें भी आपको देखो इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस का क्वेश्चन आया है। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, अपनी फेयर नोटबुक निकाले, उसमें मैंने आपको टाइप्स करवाए हुए हैं इंटरोगेटिव टाइप, एक्टिव से पैसिव वॉइस। उसमें आपको स्ट्रक्चर में मैंने साफ लिखवा रखा है, सीधा लिखवा रखा है क्या, कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए एक्टिव वॉइस का कि व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, सेंटेंस के लास्ट में गए, लास्ट में हमने देखा इंटरोगेटिव मार्क है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस है। तो इसमें मैंने रूल लिखाया हुआ है कि WH वर्ड से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो WH वर्ड सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, तो वैन का वैन आ जाएगा। उसके बाद है इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे, भाई सब्जेक्ट कहाँ है, इसका यू ही तो है। वैन विल यू इसका सब्जेक्ट है, और विल रिटर्न इसकी वर्ब है, और माई बुक क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो WH वर्ड इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, यही तो स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें बन जाएगा व्हेन और माई बुक के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आ जाएगा व्हेन विल माई बुक बी और रिटर्न्ड, बी लग के फिर रिटर्न जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बी रिटर्न्ड बाई यू इंटरोगेटिव मार्क। डू ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट और नॉट? राधे, प्रेरक, प्रभव, निकिता, ऋषभ, सुमित, क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया है ये सेंटेंस जो मैंने अभी बताया आपको एक्टिव से पैसिव का? यस मैम। सभी को क्लियर हो गया? अपनी फेयर नोटबुक साथ में रखें तभी ये समझ में आएगा। देखो बार में दोबारा लिख रही हूँ इसको कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, इसमें WH वर्ड में क्या होता है कि WH वर्ड में सबसे पहले क्या करना होता है, हमें वो WH वर्ड ही लिखना होता है। जैसे वैन हो, वेयर हो, वाई हो, हुज हो, हुम हो, विच हो, व्हाट हो, दैट हो, हाउ हो, कुछ भी हो, तो वो WH वर्ड ही क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, कहने का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है किसका, जिसको ऑब्जेक्ट, जिसको कि हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में जिसको कि हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, वो लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट जिसको कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो लिख देंगे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस किसका, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस, और वो भी किसकी, WH वर्ड की। वो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और वो ऑब्जेक्ट जिसको कि हमने सब्जेक्ट बना के यहाँ लिखा है वो, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो वो सब्जेक्ट जिसको कि हमने ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये इसका पैटर्न है। इस पैटर्न को आप नोट कर ले, नोट करवाया हुआ है, एक बार दोबारा रिमाइंड कर लें, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मेट से बनाओगे तो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस आपकी क्लियर हो जाएगी, बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आंसर आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है इसमें, ठीक है। तो आंसर है नो आई एम नॉट ए वीवर। वीवर क्या होता है, जैसे कि जो चरखा चलाते रहते हैं, जैसे सूत कातना एक तरीके से, जुलाहा जिसे हम कहते हैं ना, कबीर जी कौन थे, जुलाहे थे, एक वीवर थे। तो वही है, आपको क्वेश्चन बनाना है, नो आई एम नॉट ए वीवर, नहीं मैं एक वीवर नहीं हूं, ठीक है। क्या तुम एक वीवर हो, यही तो क्वेश्चन बनेगा। तो ही तो अगला कहेगा कि मैं एक वीवर नहीं हूं, तो क्या तुम एक वीवर हो, इस तरीके से आ जाएगा, क्या तुम एक वीवर हो, नहीं मैं एक वीवर नहीं हूं। तो क्या तुम आ रहा है ना, तो यू आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो आ जाएगा आर यू ए वीवर, क्वेश्चन मार्क, आर यू ए वीवर, क्या तुम एक वीवर हो, क्या तुम एक जुलाहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। तो जो आंसर है उसको बोल लेना हिंदी में, और फिर उसके बाद उसका जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो हिंदी का ही जो सेंटेंस है वो आपके माइंड में आएगा, फिर आप उसकी तुरंत इंग्लिश बना देना कि हिंदी में जब लिख रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट यू आ रहा है, आई आ रहा है, मी आ रहा है, क्या आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बना देंगे। तो आंसर है नो आई एम नॉट ए वीवर, नहीं मैं एक वीवर नहीं हूं, क्या तुम एक वीवर हो, क्वेश्चन यही तो बनेगा। तो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है आर यू ए वीवर, क्या तुम एक वीवर हो, इंटरोगेटिव मार्क। क्वेश्चन हमारा इस तरह बन जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी आपको जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग का मतलब वही होता है, क्या ऐसा नहीं है, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे,
ठीक है, तो उसी तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन है हमारा, आंसर है एवरीवन लाइक्स मनी। अब इस सेंटेंस में देखो लाइक्स आया है, LIKES लाइक्स। बार बार बताती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म आते हैं। लेकिन यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, तो आपको करना भी यही है, एवरीवन लाइक्स मनी। इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो एवरीवन लाइक्स, क्या हर कोई नहीं, हर कोई मनी को पसंद करता है। क्या हर कोई, यहाँ एवरीवन, एवरीवन सब, हर कोई, क्या सभी जो है मनी को पसंद करते हैं? डोंट दे, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहाँ एवरीवन का रेफरेंस सबके लिए है। एवरीवन लाइक्स मनी, हर कोई मनी पसंद करता है, तो इसमें सभी आ गए ना, इसलिए आ गया दे। क्या वे सभी जो है मनी को पसंद नहीं करते? इस तरीके से एवरीवन लाइक्स मनी, हर कोई मनी पसंद करता है, क्या वे नहीं करते? क्या वे नहीं करते, ये हमारा आंसर हमें यहाँ लिखना है। तो क्या आ जाएगा? डोंट दे। डोंट आया, डू जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, क्या वे नहीं करते, क्या सभी जो है सभी मनी को पसंद करते हैं, क्या वे नहीं करते, इस तरीके से तो आ जाएगा डोंट दे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। I see am वर्किंग हार्ड। अब इसमें देखिए, देखिए सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। I see am वर्किंग हार्ड, प्रॉपरली पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, केयरफुल तरीके से, तो आपको अंडरस्टूड होगा कि I एंड I और सी एम वर्किंग हार्ड, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन पे फोकस करिए। एज वेल एज और दो ऑप्शन आए, और का यूज तो हम वहां करते हैं जहां हमारे पास ऑप्शन होता है, अल्टरनेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, आई और एक सब्जेक्ट तो आई है फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा है? सी। ठीक है, और जो वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है? आई के अकॉर्डिंग आई है। तो देखिए, आई एज वेल एज सी एम वर्किंग हार्ड, मैं और मेरे साथ मेरी तरह ही कौन? वह भी क्या कर रही है? हार्ड वर्क कर रही है। तो जब दो सब्जेक्ट आ जाएं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाएं, तो कौन सा कंजक्शन आता है? एज वेल एज आता है स्टार्टिंग में, आई एज वेल एज सी एम वर्किंग हार्ड। तो ध्यान रहेगा फर्स्ट वाले में कौन सा आएगा? एज वेल एज। ध्यान रखें, दो सब्जेक्ट आ जाए, एक तो पहले आ जाए फिर ब्लैंक फिर सब्जेक्ट, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं, तो एज वेल एज कंजक्शन से उसको आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा एज वेल एज। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट। बार बार बताती हूँ, ऑल्दो को यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दें, हालांकि, तो इसका मीनिंग क्या होता है? हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, ऑनेस्ट है। ठीक है, तो आ जाएगा ऑल्दो सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट। हालांकि वो गरीब है, पुअर है, लेकिन फिर भी क्या है? ऑनेस्ट है। ठीक है, तो आ जाएगा ऑल्दो। व्हेन नहीं आएगा, व्हेन का कोई है ही नहीं, व्हेन और वाइल अभी मैंने बताया था पहले आपको ब्लैक बोर्ड पे। फिर थर्ड है, टीचर्स टॉट द टॉपिक्स, स्टूडेंट लर्न देम। टीचर्स टॉट द टॉपिक्स एंड स्टूडेंट्स लर्न देम। और नहीं आएगा, और क्या बताता है? अभी बताया मैंने, ऑप्शन बताता है। ठीक है, अल्टरनेटिव्स बताता है, और जैसे टी और कॉफी, फेमस सेंटेंस है काफी, टी और कॉफी, वुड यू लाइक टी और कॉफी, तुम टी और कॉफी में से कौन क्या पसंद करोगे? तो अगला आपको क्या कर रहा है? चॉइस पूछ रहा है आपकी, आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि टी पियोगे या कॉफी पियोगे। तो इसमें टीचर्स टॉट द टॉपिक्स, टीचर्स टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, टीचर्स ने टॉपिक पढ़ाया, और स्टूडेंट्स लर्न देम, और स्टूडेंट्स ने उसे लर्न किया। तो ये जो इसमें एंड कंजक्शन है